साहित्य उत्सव। नमस्ते साहित्य उत्सव। मैं चेतन रवेलिया। काव्य महफिल काव्य कौमुदी के अंतर्गत हम हिंदी की प्रसिद्ध स्त्री कवियों की कविताओं का रसास्वादन कर रहे हैं। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी के रूप में निर्मला गर्ग जी की कविताओं का चयन किया गया है। हिंदी कविता की सशक्त हस्ताक्षर निर्मला गर्ग का जन्म 21 जून 1955 को दरभंगा, बिहार में हुआ था। दरभंगा में आरंभिक शिक्षा के बाद आगे की उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने वाणिज्य विषय में पूर्ण की। रूसी भाषा में डिप्लोमा भी किया। पहले प्रगतिशील लेखक संघ और फिर जनवादी लेखक संघ से आप लंबे समय तक जुड़ी रहीं। हिंदी कविता के प्रदेश में आपका प्रवेश आपके पहले कविता संग्रह यह हरा गलीचा काव्य संग्रह के साथ, जो 1992 में प्रकाशित हुआ था, शुरू हुई। दूसरा कविता संग्रह कबाड़ी का तराजू वर्ष 2000 में। तीसरा कविता संग्रह सफर के लिए रसद 2007 में प्रकाशित हुआ। आपका नवीनतम संग्रह दिसंबर का महीना मुझे आखिरी नहीं लगता वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ है। आपकी कविताओं का केंद्रीय सरोकार अपने समय का समाज है, जिसमें विद्यमान विसंगतियां सतत संवाद की मांग रखती हैं। आप इसी मांग से प्रेरित रहते हुए अपनी गहन संवेदनशीलता और समझ के साथ संवाद में प्रवेश करती हैं। स्वच्छ किंतु सहजता आपकी कविताओं की और अभिव्यक्ति की भी विशेषता है। आपकी कविता स्त्री, नागरिक और मनुष्य को साधते हुए दिनमान के सारे छोटे बड़े अनुभवों को, मुद्दों को बहस में परिवर्तित करती हैं। आप व्यापक सामाजिक सरोकारों की कवयित्री हैं। विभिन्न पुरस्कारों से आप सम्मानित भी हो चुकी हैं। स्त्री मुक्ति का पहला पाठ सवालों का पूछना भी है। उन सवालों का जो समाज के दो महत्वपूर्ण पक्षों में से एक को जर्जर बनाता है और एक को बलशाली। सवालों को इसलिए भी पूछना है क्योंकि उन सवालों की तह तक जाकर उत्तरों की शिनाख्त की जा सके। उन परंपराओं, रूढ़ियों के खिलाफ प्रश्न पूछें जो विभेदकारी नीतियों को जन्म देती हैं। धर्म के नाम पर और भय के कारण स्त्रियों की इस हीन क्षीण अवस्था के जिम्मेदार तथाकथित धर्म के ठेकेदार और पितृसत्तात्मक सोच के विरुद्ध कवयित्री मोर्चा खोलती है। कविता का शीर्षक मुक्ति का पहला पाठ। करवा चौथ है आज। मीनू, साधना, भारती, विनीता, पूनम, राधा सज धज कर सब जा रही है कहानी सुनने मिसेज कपूर के घर। आधा घंटा हो गया, देसना नहीं आई। 405 वालों की बहू है। कुछ ही महीने पहले आए हैं वे लोग यहाँ। भारती उसे बुलाने गई है। कभी पति से, कभी सास से, कभी ननद देवर से। आज महाभारत है। व्रत उपवास को लेकर देसना कह रही है, मुझे नहीं सुननी कहानी वहानी, नहीं रखना कोई व्रत। आप कहती हैं सभी सुहागिनें इसे रखती हैं। शास्त्रों में भी यही लिखा है। इससे पति की उम्र लंबी होती है। यह कैसा विधान है? मैं भूखी रहूंगी तो निरंजन ज्यादा दिनों तक जिएंगे।
यदि ऐसा है तो निरंजन क्यों नहीं रखते मेरे लिए उपवास, क्यों नहीं रहते मेरे लिए निराहार? क्या मुझे ज्यादा वर्षों तक नहीं जीना चाहिए? शास्त्रों को स्त्रियों की कोई फिक्र नहीं। उन्हें लिखा किसने? किसने जोड़ा धर्म से? मैं जानती हूं, चाहती हूं जाने सब स्त्रियां पूछे सवाल। मुक्ति का पहला पाठ है पूछना सवाल। साधना, मीनू, पूनम, विनीता, राधा सब सुन रही हैं भारती देसना की बतकही। मिसेस कपूर सुना रही हैं 7 भाइयों की एक बहन थी। पर आज कहीं से हुंकार नहीं आ रहा। स्त्री लेखन पर लगने वाले तमाम आरोप, जिनमें एक यह भी है कि स्त्री केवल अपना ही दुखड़ा सुनाती है और लिखती है, उनके प्रत्युत्तर में निर्मला जी की कविताएं प्रस्तुत की जा सकती है। और केवल उनकी ही क्यों, प्रत्येक स्त्री कवि की, क्योंकि स्त्री पुरुष होने से पहले कवि या रचनाकार एक इंसान होता है। उसकी संवेदनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक समस्या तक उसकी पहुंच होती है। निर्मला गर्ग जस की तस धर दीनी चदरिया में तो विश्वास नहीं ही करती। पर्याप्त नाटकीयता, रोचकता और कहानीपन से उनकी कविताओं की नींव पुख्ता होती है। सूत्रधार के बहाने छोटे मोटे नाटक और खेल दिखाने वालों का समूचा जीवन ही कवियत्री उघाड़कर सामने रख देती है। स्थानीय बोली का पुट कविता को अधिक संप्रेषणीय बनाता है। कविता का शीर्षक सूत्रधार कुछ कहता है, आज खेला नहीं हो सकेगा साहेब, न गुस्सा न होइए, आन जूता चट्टी फेंकिए पर्दा पर। आई में कंपनी का कोनो कसूर नहीं, अजे रामलोचनवा था न, वह जे हरिश्चंद्र बनता था, ओकरा लड़का मर गया है भिनसारे। इतना जल्दी अब दूसरा हरिचंद्र कहां से लाबे? आ फेर जे पारट राम लोचनवा करता है, आप तो जानते हैं ऊ बखत तो कमाल कर देता है। जब रानी शैब्या से रोहित के लिए कफन मंगता है, केतना लोर खसता है। आप सबकी आंख से मुदा ओकरा हाथ तनको नहीं कांपता। आहे राम लोचनवा के लड़का मर गया है भिनसारे। एके गो था हुजूर, बुखार था 6 महीना से, हुड्डी का देह तपत्ता खसा हुआ, गाछ जैसन हो गया था। न इलाज तो बहुत कराया, हंसुली टिकुली सब बिक गया। महतारी का लगकागु पुर्जा थमा के डागदर कहता था, सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, खुराक को अच्छा दीजिए। गरीब आदमी अब दोनों चीज कहां से लाता मालिक? एक एगो के जोगाड़ में तो जिंदगी कुम्हार के माटी हो जाता है। हाँ, तो कल जे खेला देखा के रामलोचनवा घर गया तो देखा लड़का मुर्गी ना ही छटपटा रहा है, आए बाएं बक रहा है। कपार तो खूबे लहक रहा था। ओटे पैर उभागा बड़का डागदर के साफ ठोक दिहिस, 50 गो रुपया गिन दो पहले। बड़ा चिरौरी किया। ऊ काहे पसीजता? कौन कहता है डाकदर दूसरा भगवान होता है? ऊ तो आदमियों नय होता है, ने खालिस बेपारी होता है ससुरा। लचारी ऊ कंपाउंडरी के ले गया साथ, 2 गो सुइया लिख के बोला, अभी तुरंत ले आओ। सुइया निकाल के दुकान वाला मांगा 30 गो रुपया। आराम लोचनवा के पास था 18 गो। लिफ्फा फिरती लेके जेऊ धरे लगा, इतना में एगो गाहक आ गया।
ऊ जैसी ओम्हार घूमा रामलोचन वा लेके पार, इतना न जोर से भागा, इतना न जोर से भागा, जनु मरखैल बैल लागेल हो पीछू। नहीं सरकार ओकरा हाथ तनको नहीं कापा। रानी शैब्या से कफन मंगता रामलोचन, आ बेटा के लिए दवाई चोराता रामलोचन। एक के नहीं था हुजूर, उतना ही फर्क था दोनों में जितना नाटक आज जिंदगी में होता है। आप सब साहिबान से अर्ज है, अभी खेला 2 दिन और नहीं होगा। ई असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं। क्या चाहिए जीने के लिए एक इंसान को? जीने की शर्त क्या हो? केवल थोड़ी सी स्वतंत्रता जिसमें खुलकर जिया जा सके, सांस बेखटके ली जा सके और जिया जा सके सहजता से। कवियत्री साफ कर देती है कि यह कोई याचना नहीं अपितु जीने की शर्त है। कविता का शीर्षक जीने की शर्त। मैं नहीं चाहती रहना बूझी तीलियों और नुझे पंखों वाले शहर में। मैं नहीं चाहती रहना बूझी तीलियों और नुझे पंखों वाले शहर में। मैं नहीं चाहती रहना चूहों के बिल और राखदानी बने शहर में। दे सको मुझे कुछ तो दो खुला आसमान, साफ हवाएं। दे सको मुझे कुछ तो दो खुला आसमान, साफ हवाएं। और डबडबाई आंख सा वह भोर का तारा, और डबडबाई आंख सा वह भोर का तारा। याचना नहीं, शर्त है यह जीने की। याचना नहीं, शर्त है यह जीने की। जीवन में यदि कोई बात अतिशय महत्वपूर्ण है तो वह है सरलता और सहजता। चाहे जितने भी बड़े पद पर हों कार्यरत, यदि नहीं सरलता तो खाक है वह पद और प्रतिष्ठा। कवियत्री सरल होना चाहती है, जैसी सरलता बच्चे और उसकी पेंसिल में होती है कि जब चाहे जो चाहे लिख दिया। वैसी ही सरलता जैसे हवा में धूल होती है। कविता का शीर्षक मैं सरल होना चाहती हूं। महत्वाकांक्षाओं चली जाओ, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हारे पांव पड़े। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, न अभी न आगे कभी। महत्वाकांक्षाओं चली जाओ, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हारे पांव पड़े। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, न अभी न आगे कभी। मैं नहीं बांटना चाहती तुमसे अपने सपने, अपने सरोकार। तुम मुझे समेट देती हो एक ऐसे कक्ष में, बदल देती हो जहां रोशनी तो खूब होती है, साज सज्जा भी उत्तम, पर वहां खिड़कियां नहीं होती। पर वहां खिड़कियां नहीं होती, दरवाजे नहीं होते, वहां कोई आता जाता नहीं। मैं सरल होना चाहती हूं, जैसे कि बच्चे की पेंसिल, जैसे कि हवा में धूल। मैं सरल होना चाहती हूं, जैसे कि बच्चे की पेंसिल, जैसे कि हवा में धूल। स्त्री की तथाकथित छवि को तोड़ना कवियत्री आवश्यक समझती है। जिस पारंपरिक छवि में रहते हुए स्त्रियां जीवन बिता देती हैं, लेकिन उस खोल से बाहर नहीं निकल पाती, उन्हें और इस छवि को गढ़ने वाली सोच पर
निर्मला जी कुठाराघात करती हैं। यथा जो कार्य लड़कियां करना चाहती हैं उसे करने दिया जाए। कविता का शीर्षक डार्क रूम। लड़की फोटोग्राफर बनना चाहती है। रोटी गोल नहीं बिलती उससे, बन जाता है कोई न कोई नक्शा। कराती है सैर वह अनदेखे द्वीपों के जिस्म पर उगे घास के मैदानों की। कराती है सैर वह द्वीपों के जिस्म पर उगे घास के मैदानों की। गिलाफों पर स्वागतम काढ़ना उसे नहीं आता, वह सीखती भी नहीं। तकियों पर सादे गिलाफ चढ़ा उठा लेती है। किताब बताई गई है जिसमें तरकीब रोशनी से लिखने की। तकियों पर सादे गिलाफ चढ़ा उठा लेती है। किताब बताई गई है जिसमें तरकीब रोशनी से लिखने की। उसके सपनों में अंट नहीं पाती सुगंधी लिपस्टिकों से सजी प्रसाधन मेज, झागदार टाइयों वाला भव्य स्नान घर भी। दरवाजे से ही झांक कर लौट आता है। मौजूद है वहां तो पहले से अपने साजो सामान के साथ एक छोटा सा डार्क रूम तैयार करेगी जहां वह अपनी खींची तस्वीरों के प्रिंट, तस्वीरें जिनमें कार और बंगले में खत्म होती यात्राएं हैं, तस्वीरें जिनमें भय चेहरों पर रोज नामचे की तरह लिखा है, तस्वीरें जिनमें घोंसले खाली और दीवारें बिना कैलेंडर की हैं। लड़की किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती है, फैलाएगी सब ब्लूप्रिंट की तरह। दो भिन्न वर्ग की लड़कियां, एक स्वयं कवयित्री और एक गरीब लड़की। दोपहर का एक दृश्य और दोनों की स्थिति का वर्णन। अर्थात ही वह गरीब लड़की श्रमिक वर्ग की है, गोबर बीनने का काम करती है। उसके उसी दृश्य का निरीक्षण करते हुए कविता का जन्म हुआ। उसके गोबर बीनने से ही उसका परिवार चलता है। यदि वह यह काम नहीं करती तो उसके परिणामों से भी कवि ने अवगत कराया है। एक ओर तो उसका बचपन नष्ट हो रहा है, दूसरी ओर स्त्री जीवन की पीड़ा। कविता का शीर्षक जून की एक दोपहर। मैं आइसक्रीम खा रही थी। सामने सड़क पर एक छोटी सी लड़की गोबर बीन रही थी। लड़की का ध्यान मेरे हाथों में पिघलती चोकोबार की ओर कतई नहीं था। वह बड़ी मुस्तैदी से अपने काम में जुटी थी और लोगों के पैरों से बचती कबूतर सी फुदकती। वह एक जगह का गोबर उठाकर दूसरी जगह रख रही थी और दूसरी जगह का तीसरी जगह। मैं आश्चर्य से देख रही थी। मेरे हाथों में आइसक्रीम पिघल रही थी। वह लड़की, वह इतनी छोटी सी लड़की किस कदर उदासीन है। अपनी उम्र के तकाजे से आखिर क्या चीज है जो बना गई उसे वक्त से पहले परिपक्व। मैंने उसकी आंखों की ओर देखा और सब कुछ खुल गया ऊन के गोले सा। बीनेगी नहीं वह गोबर तो उपले नहीं बनेंगे, उपले नहीं बनेंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा, तो रोटियां नहीं सिकेंगी, रोटियां नहीं सिकेंगी तो कोप सहेंगे सब। अतड़ियों में बैठे राक्षस का नहीं सहेगा तो बापू का बेरोजगार गुस्सा। झोंटा पकड़ माँ का घसीट लेगा फर्श पर और शुरू कर देगा बरसात लातों की, मुक्कों की, गालियों की। भाई तो अवश्य मुट्ठियां बांधता चुप रहेगा कोने में, पर वह बुक्का फाड़ कर रो पड़ेगी। पड़ जाएंगे तब 5-7 हाथ उसको भी, भूखे तने पर पड़ती हुई मार। उसकी आंख में साफ लिखी थी। वह बड़ी मुस्तैदी से गोबर बीन रही थी
और मेरे हाथों में आइसक्रीम पिघल रही थी और मेरे हाथों में आइसक्रीम पिघल रही थी। सुंदर होना और दिखना ही क्या स्त्री होना है। फेयर एंड लवली सरीखे उत्पादों से कविता जो जीवन जीना सिखाती है की तुलना और उसमें स्त्री का मात्र वस्तु में तब्दील होना, इन प्रश्नों को लेकर कवयित्री ने चिंतन प्रस्तुत किया है। कविता का शीर्षक फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली की सालाना बिक्री है 8000 करोड़। कविता की किताब छपती है मात्र 300। फेयर एंड लवली बराबर गोरा रंग, गोरा रंग बराबर सुंदर दिखना, सुंदर दिखना बराबर स्त्री होना। स्त्री जो कविता लिखती है, स्त्री जो कविता पढ़ती है, इस फॉर्मूले से बाहर होती है। कविता जुटी रहती है चींटी सी। समाज की संरचना को बदलने के लिए फेयर एंड लवली अंगूठा दिखाती है उस श्रम को। निर्मला गर्ग जी समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी स्त्री दृष्टि और व्यापक सामाजिक सरोकारों के चलते पुख्ता जमीन बना चुकी हैं। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवयित्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 ह्या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 20 25। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राइब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या। ज्ञान आणि मनोरंजनाचा आविष्कार साहित्य उत्सव परिवार।